इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट कोड है BHDE 142। सब्जेक्ट नेम है आपका राष्ट्रीय काव्य धारा। यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में जिन सब्जेक्ट को भी हमने कवर किया उनमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बने हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स का ही रिव्यू है जिसे आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि इस पीडीएफ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको एक और फायदा होगा और ये फायदा है कि आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि उसके लिए आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये पीडीएफ आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इन क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, साहित्य के संदर्भ में आधुनिक युग के महत्व को रेखांकित कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस विषय या इस सब्जेक्ट के बारे में एक आपको आउटलाइन दे दूं जो कि आपके सभी आंसर्स को लिखने में बहुत हेल्प करेगा। सब्जेक्ट का आपका क्या नाम है? राष्ट्रीय काव्य धारा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ऐसे कवियों की बात करेंगे जो कि राष्ट्रीयवाद से प्रेरित हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी कविताएं, कहानियां या उपन्यास लिखे और अपने विचारों को अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्त किया, भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया और इन सभी विचारों ने और लेखकों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको जितने भी राइटर्स आगे देखने को मिलेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको सभी आंसर्स में लिखना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ जो पूछ रहा है कि साहित्य के संदर्भ में आधुनिक युग के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो अगर हम साहित्य के संदर्भ में आधुनिक युग की बात करें तो देखिए आधुनिक युग हम कहते कैसे हैं, इसे सामान्य तौर पे या आम तौर पे हम कहते हैं 19वीं सदी और जो 20वीं सदी का अंत था, तो इस समय को हम जो है आधुनिक युग के रूप में जानते हैं। आधुनिक युग की जो है सबसे बड़ी विशेषताएं क्या रही? तो इसकी विशेषता थी कि इस युग में हमें जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज में गहरे बदलाव देखने को मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो साहित्य है उनमें भी बहुत अधिक इस आधुनिक करण के कारण बदलाव आया और साहित्य ने भी समाज को बहुत अधिक तरीके से इसमें प्रभावित किया और उसको चेंजेस किया उसमें। तो उसी को आपको यहां डिस्क्राइब करना है पॉइंट बाय पॉइंट्स। तो आप इसमें पहला पॉइंट जो है क्रिएट कर सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। तो आधुनिक युग जो था उसमें देखिए हो क्या रहा था कि उस समय जो है औद्योगिक क्रांति हमें देखने को मिल रही थी, कहीं पे उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, कहीं पे राष्ट्रीयवाद और कहीं पे समाजवाद जैसी धारणाएं जो है उभर कर आ रही थी। तो इन परिवर्तनों की वजह से हो क्या रहा था कि जो साहित्यकार थे उनको समाज की वास्तविकता को ना केवल चित्रित करने का बल्कि उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया और उनको एक मौका मिला। एक उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम पश्चिमी कुछ राइटर्स की बात करें जिसमें कि बॉलवेज और फॉल्स और विक्टर प्रमुख थे, तो ये सारे एक फ्रांसीसी लेखक थे और इन्होंने क्या लिखा कि जो समाज में विषमताएं थी, जो शोषण चल रहा था, उसको अपनी काव्यात्मक विचारधारा और साहित्य के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया। वहीं अगर हम इसे भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और आचार्य नरेंद्र देव ने भारत में जो समाज में विसंगतियां थी, जो आंतरिक समस्याएं थी, जो असंतोष था या जो राजनीतिक असंतोष था, जो वर्ग संघर्ष चल रहा था, तो इन सभी मुद्दों को इन्होंने अपने लेखन कार्य में शामिल किया। इसके अलावा देखते हैं कि आधुनिक काल के साहित्य में हमें व्यक्ति और व्यक्तित्व का उभार देखने को मिला, यानी कि आधुनिक साहित्य में जो व्यक्ति था उसका अपना अनुभव, उसकी मानसिक उसकी स्थिति थी, उसका भी हमें केंद्र उनके साहित्यों में देखने को मिला। यानी इस समय में जो भी लेखक थे, जो भी अपनी अनुभूति कर रहे थे, जो उनको अनुभव हो रहा था और उनका जो मानसिक स्थिति थी, इन सब को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसको लिखित रूप में साहित्यिक रूप देने का उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा भाषा का रूप और प्रयोग की बात करें तो आधुनिक साहित्य में
देखें अगर तो भाषा की रूप और जो परंपरा थी उसको चुनौती दी। हमें अब जो है भाषा का एक नया रूप देखने को मिला, नए शैलियों में जो है साहित्य रचनाएं की जाने लगी। इसके अलावा जो उपन्यास थे, कहानी थे, नाटक थी, तो सभी जगह पे हमें एक नया मोड़ साहित्य जगत में देखने को मिला। और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था कि समाज में जो है सामाजिक और मानसिक क्रांति लाई जा सके। और भारतीय साहित्य में भी ये नयापन हमें विशेष रूप से देखने को मिला। हमारे भी नाटक, कहानी और कविताओं में इस आधुनिकीकरण का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिला। इसके अलावा बात करें तो मानवता और सार्वभौमिकता का स्वर भी हमें इसमें दिखाई देता है। आधुनिक युग में हमें मानवतावाद की झलक देखने को मिलती है और सार्वभौमिकता की झलक भी हमें इन साहित्य कार्यों में देखने को मिलती है। यदि हम बात करें, चाहे वो प्रेम हो या दुख हो या स्वतंत्र का संग्राम हो, तो इन सभी चीजों को स्पष्ट तौर पे जो है अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से कवियों ने उकेरने का प्रयास किया। तो आई होप आपको यह फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये पीडीएफ आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जाने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि पीडीएफ ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी और वो पासवर्ड आपको यहीं स्क्रीन पे दिया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी मिल पाएगा, और उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, संस्कृति, समाज और भारतीय साहित्य के संदर्भ में स्वाधीनता आंदोलन की व्यापकता की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय साहित्य था उसका हमारे स्वाधीनता आंदोलन, संस्कृति और समाज के साथ किस प्रकार का संबंध रहा, और स्वाधीनता आंदोलन ने कैसे साहित्य को, समाज को और संस्कृति को प्रभावित किया। तो अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो इसका जो संघर्ष था वो केवल राजनीतिक तौर पे नहीं था, बल्कि ये हमारे गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी वाहक था। यानी हम केवल राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम सांस्कृतिक तौर पे और सामाजिक परिवर्तन के लिए भी लड़ रहे थे। इस आंदोलन में अगर हम देखें तो भारतीय समाज को जागरूक किया गया और उनके आत्म मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। और ये सारे प्रयास भारतीय साहित्य द्वारा और नए दृष्टिकोणों को जन्म देते हुए किए गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो इसके जो विभिन्न चरण थे, ठीक है, तो इस आंदोलन में इसने जो विभिन्न चरण रहे, तो इस आंदोलन ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, हर क्षेत्र को प्रभावित किया, और इसी को हमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करना है। तो ये प्रभाव हमें कहां कहां देखने को मिला? ये मिला हमें संस्कृति में जागरूकता और पुनर्जागरण के रूप में। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ क्या कि जो भारतीय संस्कृति थी उसको जो है, उसकी जो धारा थी, उसकी मुख्य धारा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया और उसे पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराने की दिशा में एक आंदोलन को जन्म देता है। इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो कैसे उस समय देखते हैं कि जो महात्मा गांधी थे, पश्चिमी प्रभाव से हमें मुक्त कराने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, जिसने कि भारतीयों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व महसूस करने और जागृत करने का प्रयास किया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने हमारी संस्कृत पुनर्जागरण में हेल्प किया। तो इस संदर्भ में अगर हम कुछ राइटर्स का जिक्र दें तो उसमें आप रविंद्रनाथ टैगोर, सुभद्रा कुमारी चौहान, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे साहित्यकार थी, जिन्होंने अपनी रचनाओं से न केवल भारतीय समाज को जागरूक करने का प्रयास किया, बल्कि हमारी संस्कृति को प्रबल करने और हमें ब्रिटेन शासन के खिलाफ भी लड़ने के लिए मजबूत एक स्रोत के रूप में साहित्यों ने इनकी हेल्प की। फिर अगर बात करें तो जो स्वाधीनता आंदोलन था उसने समाज परिवर्तन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो उस समय देखते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत में जो भी जातिवाद था, छुआछूत था या स्त्रियों के प्रति जो असंवेदनशीलता थी, उन सब के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाई गई और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। खासतौर से एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए तो महात्मा गांधी ने हरिजनों के अधिकारों के लिए काफ़ी अधिक संघर्ष किया। इसके अलावा कुछ अन्य जो सुधारक थे तो उनकी रचनाओं में भी, जैसे कि अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और पंडित नेहरू, तो इन हस्तियों ने भी भारतीय समाज को जागरूक करने का प्रयास किया और ये प्रयास इन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं के द्वारा किया। इसके अलावा हमें भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो भी रचनाएं हमारे देश में साहित्यिक रचनाएं रची जा रही थी उसने एक नई दिशा प्राप्त की और इस नई दिशा में देखते हैं कि इन सभी साहित्यिक रचनाओं को राष्ट्रीयवाद से जोड़ा गया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसने भारत की जनता को जागरूक किया और समाज में सुधार की भावना को जो है
आगे बढ़ाया। इसमें भी आप साहित्यिक जो राइटर्स थे उनका नाम लिख सकते हैं आप। रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और महात्मा गांधी जैसे विचारक थे जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा का देने का रास्ता दिखाया और एक नई दिशा देने का प्रयास किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका हो सकता है, स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कुछ साहित्यिक कृतियों का उदाहरण दीजिए। यानी जब हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे तो उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना कैसे जागरूक हुई और इन राष्ट्रीय चेतनाओं को जागरूक करने में हमारे साहित्यिक कृतियों ने क्या योगदान दिया या क्या इंपॉर्टेंस रही, इसके बारे में बताना है। तो अगर हम स्वाधीनता आंदोलन की बात करें तो भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण ये परिवर्तन का दौर था। ये ना केवल राजनीतिक तौर पर परिवर्तन था बल्कि हमारे समाज में सांस्कृतिक तौर पे और मानसिक रूप पे भी लोगों में बदलाव ला रहा था। इस आंदोलन में देखते हैं कि जो भारतीय जनता थी उसने केवल ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष नहीं किया बल्कि उसने अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान को जो है जागरूकता बढ़ाई और संस्कृति और परंपराओं को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना का अगर हम अभिप्राय देखें तो वो होता है कि राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और चीजें शामिल होती है, सांस्कृतिक धरोहर, भाषा और राष्ट्रीय गौरव के प्रति सम्मान। तो यह होता है आपका राष्ट्रीय चेतना। तो इन साहित्यिक कृतियों ने हमारे राष्ट्रीय चेतना को भी जगाने का प्रयास किया। सबसे पहले आप डिफाइन कर देंगे कि राष्ट्रीय चेतना का क्या अभिप्राय होता है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रीय चेतना का अभिप्राय होता है कि समाज में एक साझा राष्ट्रीय पहचान हो, हमारा एक ऐतिहासिक गौरव हो, एक हमारी सामूहिक संघर्ष की भावना का विकास हो। ये सारी चीज़ें आपकी राष्ट्रीय चेतना में आती है और ये भावना को व्यक्त करने के लिए जो है भारतीय समुदायों में देखिए तो भाषा और अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्म के लोग एकजुट होकर राष्ट्र के रूप में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की दिशा में संघर्ष किया और इस संघर्ष में साहित्यों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता में अपने स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया और केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक स्वतंत्रता के लिए भी इन राष्ट्रवादी कवियों ने हमें जागृत किया। तो इसी को अब आप एग्जाम्पल से लिखेंगे कि कौन कौन से वो कवि थे या उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, जिसमें आप सबसे पहला जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जिक्र दे सकते हैं जिन्होंने वंदे मातरम जो है इन्होंने लिखी, रचना की। और इस वंदे मातरम इनकी जो रचना थी इन्होंने जो है एक नई ऊर्जा का, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया और यह कविता जो भी भारतीय लोग थे उनका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बन गई और वंदे मातरम में भारत माता की पूजा, उनके सम्मान और भावना को व्यक्त किया जिसने भारतीयों को एकजुट करने में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसके अलावा इन्हीं की एक और रचना आनंद मठ थी। इस आनंद मठ में भी उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में अपने उपन्यास को लिखा और इन्होंने वंदे मातरम में जो कविता जो केंद्रित थी उस कविता के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ जो संघर्ष किया और भारतीयों को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। फिर यहाँ पे आप रविंद्रनाथ टैगोर का जो है गोरा उपन्यास देख सकते हैं। इस गोरा उपन्यास में जो उनकी राष्ट्रीय चेतना थी उसने भारतीय समाज को एक अलग पहचान दी, उनके विचारों को पहचान दी और भारतीयों को इसने एकजुट करने और जो गोरे यानी कि जो ब्रिटिशियर्स थे उनके प्रभावों से मुक्त कराने और ब्रिटिश जो विचारधारा थी उससे बाहर निकालने में बहुत अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाई। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी का जिक्र कर सकते हैं जिसमें कि उन्होंने लिखा राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा जो उनका कविता थी इसके माध्यम से उन्होंने हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन के समय भारतीय जो जनता थी उसको राष्ट्र प्रेम और आत्मविश्वास का उसके अंदर संचार किया। फिर कर्मयोगी एक जो चेतना जो कर्मयोगी जो यहाँ पे एक कृति थी जो कि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई। तो इसमें भी अरविंद घोष ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है और उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया और ना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए बल्कि इन्होंने भी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने और उसका सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए उनका कर्मयोगी कृत्य काफ़ी यूजफुल साबित होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पश्चिमांचली साहित्य का परिचय दीजिए।
तो पश्चिमांचली साहित्य से यहाँ पे मतलब है वेस्टर्न साहित्य या वेस्टर्न लिटरेचर की बात करें तो सामान्य तौर पे हम जो पश्चिमांचली साहित्य है उसको कह सकते हैं कि ये वो साहित्य है जो यूरोप और पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक धारा से प्रभावित है। इसमें अगर हम देखें तो खास तौर से प्राचीन ग्रीस, रोम और मध्यकालीन यूरोप और पुनर्जागरण, और अगर आधुनिक देशों की बात करें तो इसमें हमें यूरोप के कई देश जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ की जो साहित्यिक रचनाएं थी जैसे कि कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध, तो इन्होंने पश्चिमांचली साहित्य में अपने साहित्य रूपों के माध्यम से जो पश्चिमी देशों का जो उसकी साहित्य की विशेषता है जैसे कि उनकी संस्कृति, उनका दर्शन, उनकी कला और उनके विचार, तो इन सब चीजों को उन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया। तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आंसर लिख सकते हैं जैसे कि प्राचीन ग्रीक और रोम साहित्य। तो प्राचीन ग्रीक और रोम साहित्य में देखें तो जो एक महत्वपूर्ण इसके कवि थे वो उनका नाम था होमर और इनका महाकाव्य था इलियाड, ठीक है। इसके अलावा ओडिसी, तो ये इनके महत्वपूर्ण काव्य थे। इस काव्य में उन्होंने क्या व्याख्या की या क्या वर्णन किया, तो इन्होंने इस काव्य में युद्ध और युद्ध के जो सेना नायक होते थे उनकी कहानियों को प्रस्तुत किया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें मध्यकालीन साहित्य को देखें तो मध्यकालीन साहित्य में हमें जो है धर्म, काव्य और नैतिकता का प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। इस काल में जो है जो गाथाएं थी, जो ग्रंथ थे वो कुछ इस प्रकार के लिखे गए जिसमें कि रोमांस और धार्मिक कथाएं प्रचलित थी बहुत ज्यादा। एक एग्जाम्पल से देखें तो इसमें द डिवाइन कॉमेडी जो है ये लिखा था इसे दांते ने, और ये उस समय की बहुप्रचलित साहित्य के रूप में उभर कर सामने आई। इसके अलावा अगर हम पुनर्जागरण साहित्य की बात करें तो पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ही माना जाता है और इसका हमें यूरोप के साहित्य के बारे में यूरोप के इतिहास और उसकी महान संस्कृति, इन सारी चीज़ों का, उसकी कला का, विज्ञान का और साहित्य के बारे में हमें पुनर्जागरण साहित्य में जानकारी मिलती है। इस काल के अगर हम प्रमुख जो राइटर्स है जैसे कि शेक्सपियर और माइकल एंजेले और दांते, तो इन साहित्यकारों का इस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। आधुनिक साहित्य की बात करें तो आधुनिक साहित्य जो कि 19वीं से 20वीं शताब्दी का दौर माना जाता है, तो ये ऐसा समय था जिसमें कि औद्योगिक क्रांति, विज्ञान और समाज में बड़े बदलाव हो रहे थे। तो इन बड़े बदलावों ने साहित्य को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया, जिसके बाद साहित्य में हमें यथार्थवाद और अस्तित्ववाद जैसी नई विचारधारा देखने को मिलती है। तो यही कुछ आपको आंसर लिखना है, फिर इसमें आप वर्तमान युग का भी जिक्र दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम पश्चिमांचली साहित्य के प्रमुख रूपों का बात करें तो प्रमुख रूप इनकी कविता आ जाएगी, नाटक आ जाएगा, उपन्यास आ जाएगा और कहानी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान के योगदान का वर्णन कीजिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो भारतीय काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने अपनी कविताओं और लेखन के माध्यम से हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी उसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और उनकी कविताओं और कहानियों ने राष्ट्रीय चेतना को जागरूक किया। विशेषकर अगर हम उनका योगदान को अगर हिंदी साहित्य में देखें तो वो एक अद्वितीय था। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो उन्होंने अपनी एक जो कविता लिखी झांसी की रानी, तो इसने भारतीय में राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो है लोगों को वीरता और साहस का परिचय देने के लिए आह्वान किया, इसके अलावा इनकी झांसी की रानी कविता ने हमारे देश की महिलाओं की वीरता और साहस को भी दिखाने का प्रयास किया और उन्होंने वीरों के बलिदानों को जो है जीवित करने का प्रयास किया और भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े होने और आवाज उठाने का आह्वान किया। झांसी की रानी जो उनके काव्य रचना थी, इसमें उन्होंने महिला वीरता और उनकी संघर्षों को, उनकी साधना को दिखाने का प्रयास किया और भारत की नारियों को भी उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट करने का प्रयास किया। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान का देखें तो उन्होंने महिला अधिकारों की रक्षा के लिए भी अनेक रचनाएं कविताओं के माध्यम से की। इसके अलावा अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो वो न केवल एक लेखिका थी बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व की व्यक्ति थी और इन सभी चीजों से उनका संबंध था और उन्होंने लगातार महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाती रही अपने कविताओं के माध्यम से, जैसे कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इस कविता में उन्होंने महिला को श्रद्धा, शक्ति और सम्मान के प्रतीक के रूप में मानती है। इसके अलावा बात करें तो उनकी कविताओं और कहानियों से समाज
सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने में भी मदद मिली। उनकी कविताओं में जातिवाद, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव था उसके खिलाफ लगातार उन्होंने आवाज उठाई और भाईचारे का संदेश दिया उन्होंने, और समाज में भेदभाव को समाप्त करने, असमानता को समाप्त करने का विचार दिया। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रेरणा जो थी वो हम स्पष्ट रूप से देख चुके हैं, चाहे हम बात करें झांसी की रानी में या भारत की माता कविता में, जिसमें उन्होंने भारत की माटी की महिमा का गुणगान किया और राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, और राष्ट्रीय एकता के रूप में उनके जो ये योगदान था, साहित्यिक योगदान, ये अति महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों का रेखांकित कीजिए। तो बालकृष्ण शर्मा जो थे वो हिंदी साहित्य के एक महान कवि और लेखक थे, ठीक है, जिन्होंने साहित्य जगत में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई। उनकी अगर हम विशेष रूप की बात करें तो उनकी कवियों में हमें भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उनकी जो रचनाएं थी उसमें हमें भारतीय समाज, उसकी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के प्रति गहरे लगाव को उन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया, जिसमें कि राष्ट्र प्रेम, समाज के प्रति संवेदना, और उनके ग्रंथों और रचनाओं में हमें प्रेम और सौंदर्य के प्रति आकर्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं तो इस आंसर को आप देख लें। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है, इसलिए अब सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में देखते हैं और ये पीडीएफ से आप इसे इजीली स्टडी करके कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय कवि के रूप में दिनकर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपसे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा जा रहा है, जिन्हें एक राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मानित किया गया है, और इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो है महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों और रचनाएं की, जिसने लोगों को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सशस्त्रीकरण के लिए योगदान दिया और प्रेरित किया। तो इसी को आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे कि राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय चेतना के बारे में इन्होंने लिखा। इनकी एक जो प्रसिद्ध रचना थी, काव्य रचना थी, वो थी कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के माध्यम से उन्होंने न केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन किया, बल्कि भारतीय समाज के भीतर जो व्याप्त संघर्ष था, जो भ्रांतियां थी और अन्याय के खिलाफ लोगों को इन्होंने जागरूक किया। दिनकर ने महाभारत के काव्य के माध्यम से जीवन के संघर्ष, धर्म, नीति और सामाजिक दायित्वों पर अपनी जो है गहरी सोच उत्पन्न की। और इसके अलावा इनका जो कुरुक्षेत्र था उसमें केवल एक ऐतिहासिक गाथा इन्होंने नहीं बताया, बल्कि उस समय के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ भी इस काव्य ने एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो इसे भी आप पॉइंट बाय पॉइंट कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से पहले ही, पीडीएफ को करने से पहले ही मैंने आपको बताया था, यहाँ जितने भी कवियों का आपको जिक्र देना है उन सबका संबंध कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना से जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, श्याम नारायण पांडे की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये आपका क्वेश्चन सभी समाप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।